नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। बीजेपी इस बार 441 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और 201 सीट हार गई, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दर्द है फैजाबाद लोकसभा सीट हारने का, जिसमें अयोध्या नगरी भी आती है। विपक्षी दल बीजेपी का यह कहकर मजाक उड़ा रहे हैं कि राम मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और उसके बाद पूरे देश में अयोध्या वासियों की आलोचना होने लगी। यहां तक कि विपक्षी दल ये भी कहने लगे कि अब तो राम मंदिर भी खाली पड़ा है और वहां श्रद्धालुओं की कोई भीड़ नहीं बची। आज हम इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि ना तो अयोध्या वासियों ने बीजेपी को धोखा दिया है और ना ही राम मंदिर वीरान पड़ा है। सच यह है कि पूरे फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अकेले अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में ही बीजेपी को जीत मिली है और इस महीने के सिर्फ 12 दिनों में 7.5 लाख लोग राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, इस जून के महीने के सिर्फ 12 दिन में। इसके बाद पश्चिम बंगाल से खतरनाक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जहां चुनावों के बाद बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं की जान खतरे में आ गई है। बीजेपी के कम से कम 4000 कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तरों में छुपे हुए हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब वो अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि अपने गांव पहुंचते ही टीएमसी के कार्यकर्ता या तो उनकी हत्या कर देंगे या वो और उनका परिवार हिंसा का शिकार हो जाएंगे। और आखिर में मुंबई से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है, जिसमें एक डॉक्टर ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की और जब उसने आइसक्रीम खाना शुरू किया तो उसमें एक इंसान की कटी हुई उंगली मिली। इसके बाद क्या हुआ, उसके लिए आपको हमारी रिपोर्ट का थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलना चाहते हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में लोकतंत्र और संविधान इतना ज्यादा सुरक्षित है कि बीजेपी के 4000 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जिलों के पार्टी दफ्तर में शरण ली हुई है। और ये सारे लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ये बीजेपी दफ्तर से वापस अपने घर लौटे तो टीएमसी के कार्यकर्ता इन्हें जान से मार देंगे। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि अगर ये सुरक्षित ना होता तो हमारे देश में कोई तो होता जो इसके खिलाफ आवाज उठाता और ये पूछता कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद ये सब हो क्या रहा है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोलकाता से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना के बीजेपी दफ्तर की है, जो अब एक शरणार्थी शिविर में तब्दील हो चुका है। इस दफ्तर में बीजेपी के 150 कार्यकर्ताओं ने शरण ली हुई है, या ये कह लीजिए कि वो इसमें छुपकर रह रहे हैं, जिनमें कई महिला कार्यकर्ता भी हैं। और इनका कहना है कि 4 जून को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, उस दिन इन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और यहां बीजेपी के दफ्तर में आकर शरण लेनी पड़ी, क्योंकि अगर ये अपने घरों में रुक जाते तो टीएमसी के कार्यकर्ता उस दिन इन्हें जान से मार डालते। बीजेपी के इन तमाम कार्यकर्ताओं का कसूर सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया, बीजेपी को जिताने के लिए काम किया और यह सोचा कि लोकतंत्र उनकी रक्षा करेगा, संविधान उनकी रक्षा करेगा, कानून व्यवस्था में उनकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की 42 में से 30 सीटों पर चुनाव हारने के बाद लगभग हर जिले, शहर और गांव में बीजेपी के 4000 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से भागना पड़ा। और इस समय भी जब मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, तब कोलकाता, बारुईपुर, विष्णुपुर और भंजम समेत कई इलाकों के बीजेपी मुख्यालयों में पार्टी कार्यकर्ता छिपकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, अदालतें और राज्यपाल को इसकी जानकारी नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल में अब 19 जून की बजाय 21 जून तक सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां तैनात रहेंगी। और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बीजेपी के इन 4000 कार्यकर्ताओं की जान खतरे में है। लेकिन इस सब के बावजूद देश में कहीं भी पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आज हमने बीजेपी के दफ्तर से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई है, ताकि आपको यह पता चल सके कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, हमारे संविधान की क्या स्थिति है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम कहते तो हैं कि यह लोकतंत्र है
और हम कहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। लेकिन उस उत्सव में अगर कोई विरोधी पार्टी के लिए काम करे तो उसकी जान कैसे खतरे में आ जाती है, इसे हम कैसे लोकतंत्र का नाम दे सकते हैं, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। हम लोग साउथ 24 परगनास की बारुईपुर इलाके में हैं और यहाँ पे जो पार्टी ऑफिस है उस पार्टी ऑफिस में करीब 130 से 140 बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाया गया है और यहाँ पे बुजुर्ग भी है। दिख रहा है कि हमें यहाँ पे उनको माथा पे चोट आई है और बहुत अत्याचार किया गया है। करीब 70 साल उनकी उम्र है। और क्या हुआ था आपके साथ? वो लोग बंदूक लेकर आए और मेरे लड़का जो देख नहीं सकता उसको मारा। मैंने उनके पैर भी पकड़े और कहा हमें मत मारो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्हें घर में जो भी मिला उसी से मुझे और मेरे पति को मारा। वो लोग कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो यहाँ नहीं रहने देंगे। टीएमसी के गुंडे हमारे घर के अंदर घुस गए। हमने कुछ बोला भी नहीं और हमें मारना शुरू कर दिया। उनके पास हथियार थे और उनके हाथों में रॉड थी और उसी से मारा। हमारे घर में जो सामान रखा था उससे भी हमें मारा। मेरे गले पर पैर रखकर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। हमारा अपराध सिर्फ ये है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। এই সঙ্গে আমার শাশুড়িকেও প্রচন্ড ধরনের মারধর করেছে। আমাদের অপরাধ হচ্ছে একটাই, আমরা বিজেপি করি। বাড়ি যাবেন কি করে? বাড়ি যাবেন কি করে? हम लोग डर की वजह से बाहर जाकर छुप गए थे। हम लोग तो अब घर भी नहीं जा सकते, हमें यही रहना पड़ेगा। जब वो लोग हमें मार रहे थे तो टीएमसी के समर्थक हम पर हंस रहे थे। हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है, फिर भी वो उसे तोड़ना चाहते हैं। की दोष छिलो आपनादेर, की दोष? हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, यही हमारा दोष है। विपक्षी दलों ने इस बार का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा था और आपने राहुल गांधी की ये तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान जरूर देखी होंगी, जिनमें वो अपने साथ संविधान की एक प्रति लेकर रैलियों में जाते थे और कहते थे कि अगर देश में बीजेपी आ गई तो लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और यही बात पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहा करती थी। और ये पूरा चुनाव सिर्फ इस मुद्दे पर लड़ा गया कि संविधान खतरे में है और हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब देश में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाकर संविधान को नमन किया। जबकि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीती तो वहां बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता अब पार्टी दफ्तरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। और इसीलिए आज पूरे देश को, आप सबको खुद ये तय करना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान को असल में खतरा किससे है। पिछले 6 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 50 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें भी एक कार्यकर्ता की हत्या इसी महीने की 2 तारीख को हुई है, जिसमें आरोपियों ने हफीजुल शेख नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की पहले गोली मारकर हत्या की और बाद में उसका सिर तन से जुदा कर दिया। लेकिन सोचिए, इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार का पूरा चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के मुद्दे पर लड़ा और वो इन मुद्दों पर चुनाव जीत भी गई। आज हमने ममता बनर्जी का पिछले महीने का एक बयान आपके लिए खास तौर पर निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीत गई तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, देखिए। अगर ये मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई माँ बहन का इज्जत नहीं रहेगा, उसको फेंक दो। आज हम यही कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा है और जिस तरह की स्थिति चल रही है उससे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद पश्चिम बंगाल जाने के लिए भी भारत के नागरिकों को एक अलग वीजा लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को जिन्होंने उन्हें वोट दिया और उन लोगों को जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया,
उन सबको समान अधिकार प्राप्त है। वो सभी भारत के नागरिक हैं और ममता बनर्जी को इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजनीति लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे देश में और चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी किसी भी कार्यकर्ता को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने मनपसंद नेता को चुन सके, अपनी विचारधारा के हिसाब से अपनी मनपसंद पार्टी के लिए काम कर सके, उस पार्टी का कार्यकर्ता बन सके, आगे चलकर उस पार्टी का नेता बन सके। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में एक विरोधी पार्टी यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ऐसे ही दमन होता रहेगा तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा, संविधान कहां बचेगा। इसलिए आज हम ये चाहेंगे कि पूरा देश अभी इस मामले पर खामोश बैठा हुआ है। वो सारे लोग जो लोकतंत्र को खतरे में बताकर इतना शोर मचा रहे थे, आज उनकी नजर पश्चिम बंगाल पर नहीं पड़ रही है। और ये खबर आज हमने सबसे पहले इसीलिए दिखाई ताकि देश थोड़ा जागे और वो सारे लोग जिन्हें लोकतंत्र की बड़ी चिंता रहती है, संविधान की बड़ी चिंता रहती है, वो पश्चिम बंगाल की तरफ भी देखें और ये भी देखें कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो भी इसी देश का नागरिक है, वो भी पश्चिम बंगाल का नागरिक है और उसे भी वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जो बाकी देश के हिस्सों में रहने वाले लोगों को प्राप्त है। इसलिए ममता जी से आज ये गुजारिश होगी कि वो इन कार्यकर्ताओं के जान को बख्श दें और वो अपनी पुलिस को भेजकर ये सुनिश्चित कराएं कि ये सारे कार्यकर्ता अब चुनाव समाप्त हो जाने के बाद सुरक्षित रूप से अपने अपने घरों में लौट जाएं। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये खबर है अयोध्या के बारे में। आपने भी अयोध्या की फैजाबाद सीट के बारे में अब तक बहुत कुछ सुन लिया होगा जहां से बीजेपी हार गई। असल में बीजेपी सीट तो बहुत सारी हारी इस बार, 201 सीट हारी है बीजेपी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द बीजेपी को ये फैजाबाद सीट हारने पर हुआ है क्योंकि इसी फैजाबाद सीट में अयोध्या नगरी भी आती है और उसी की वजह से एक कहानी बनाकर पेश की जा रही है लोगों के सामने। अयोध्या की फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार के बाद से लगातार हमारे देश में अयोध्या के लोगों की ट्रोलिंग हो रही है और अयोध्या वासियों को गद्दार बताया जा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि 4 जून के नतीजों के बाद से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी अब सूना पड़ा है, अब वहां श्रद्धालुओं की भीड़ खत्म हो गई है और बीजेपी के हार का कारण अब बीजेपी के हारने की वजह से अब श्रद्धालु राम मंदिर में भी दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर और उससे जुड़े निर्माण कार्यों के लिए हजारों मकानों, दुकानों और कुछ मंदिरों को तोड़ दिया गया और इसके बदले में किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से अयोध्या वासी बीजेपी से नाराज हो गए और अयोध्या वासियों ने बीजेपी को इस बार हरा दिया। और इन सारी बातों पर आपने शायद विश्वास भी कर लिया होगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी रील्स, इतने सारे पोस्ट सिर्फ अयोध्या के बारे में चल रहे हैं और विरोधी पक्ष जो है वो भी लगातार बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं और एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि देखिए अयोध्या वासियों ने ही बीजेपी का साथ नहीं दिया, इसका मतलब राम मंदिर की कोई लहर कहीं है ही नहीं। और आपको भी शायद यही लग रहा होगा कि अयोध्या के लोग वाकई में गद्दार हैं और अयोध्या में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वहां राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों के घर, मकान और दूसरे मंदिर तोड़ दिए गए थे। लेकिन हकीकत में ये सारे दावे गलत हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, झूठ आग की तरह फैलता है और सच्चाई को सामने आने में समय लगता है और इसीलिए आज हम सच्चाई को आपके सामने ला रहे हैं। सच्चाई यह है कि बीजेपी अयोध्या में नहीं बल्कि फैजाबाद में चुनाव हारी है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिनमें पहला क्षेत्र है अयोध्या, दूसरा क्षेत्र है रुदौली, तीसरा है मिल्कीपुर, चौथा है बीकापुर और 5वां है दरियाबाद। तो फैजाबाद लोकसभा की जो सीट है उसका जो पूरा विभाजन है इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में वो कुछ इस तरीके से। तो ये पूरी की पूरी लोकसभा सीट 5 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनती है। इन 5 विधानसभा सीटों में सिर्फ अयोध्या की एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव में हराया है और बाकी की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराया। और इससे यह पता चलता है कि जिस अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर बना उस अयोध्या के लोगों ने तो बीजेपी को चुनाव जिता दिया
और वहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से 4,500 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन जो बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्र थे वहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कम वोट मिले, वहां बीजेपी हार गई, जिसके कारण बीजेपी इस बार फैजाबाद की सीट लगभग 50,000 वोटों से हारी है। इसके अलावा यह दावा भी बिल्कुल गलत है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वजह से जिन लोगों के मकान और दुकानों को तोड़ा गया वो लोग मुआवजा न मिलने से बीजेपी से बहुत नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को चुनाव में वोट नहीं दिया। सच्चाई यह है कि जिस अयोध्या में मंदिर, एयरपोर्ट, अस्पताल और सड़कें, हाईवेज बनाने के लिए मकानों और दुकानों को तोड़ा गया, वहां तो बीजेपी हारी ही नहीं। बीजेपी उन विधानसभा क्षेत्रों में हारी है जहां ना तो मंदिर बना और ना ही उसकी वजह से किसी का कोई मकान या दुकान तोड़ा गया। उदाहरण के लिए फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की जिस दरियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी, वो सीट अयोध्या जिले में नहीं बल्कि बाराबंकी जिले में आती है। एक और तथ्य यह भी है कि अयोध्या में मंदिर, एयरपोर्ट और सड़कों को चौड़ा करने के लिए जिन लोगों के मकान और दुकानों को तोड़ा गया, उन्हें सरकार और प्रशासन की तरफ से 1,253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। 5253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है और यह राशि सरकार ने समय से, बिल्कुल ठीक समय से लोगों के बैंक खातों में जमा करा दी थी और यह जानकारी खुद अयोध्या जिले के प्रशासन ने दी है। अब आप यह देखिए कि फैजाबाद में बीजेपी की हार के 3 बड़े और असली कारण क्या है। पहला कारण है जातियों में बटा हिंदू वोटर या हिंदू समाज। अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों की तरह फैजाबाद में भी हिंदुओं को जातियों में विभाजित किए बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता और इसीलिए उन्होंने इस गैर आरक्षित सीट से अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया, जो दलित हैं और पासी समुदाय से आते हैं। फैजाबाद में कुल 18 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 26% दलित हैं और इनमें भी पासी समुदाय के लोगों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा इस सीट पर 14% मुस्लिम और 12% यादव हैं और इन्हीं सारी जातियों को देखकर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को यहां से चुनाव लड़ाया और यह नारा भी दिया कि ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। और जातियों की सोशल इंजीनियरिंग के कारण बीजेपी फैजाबाद में चुनाव हार गई, क्योंकि दलित 26%, मुस्लिम 14%, यादव 12%, अगर आप इनको जोड़ लेंगे यह सारा पक्का वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ चला गया। इस हार का दूसरा बड़ा कारण है बीजेपी के अपने ही उम्मीदवार लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना, यानी इस क्षेत्र के लोग लल्लू सिंह को बहुत पसंद नहीं कर रहे थे। लल्लू सिंह इस सीट से वर्ष 2014 और 2019 में 2 बार चुनाव जीत चुके थे और इस बार उनके खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी और स्थानीय नेता चाहते थे कि इस बार बीजेपी इस सीट से अपने उम्मीदवार को बदले और किसी नए उम्मीदवार को उतारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस नाराजगी के कारण लल्लू सिंह यहां से चुनाव हार गए। और क्योंकि लल्लू सिंह की तुलना में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद एक मजबूत उम्मीदवार थे और वो 9 बार के विधायक भी रह चुके थे, इसलिए इस मुश्किल सीट पर उनकी जीत संभव हो गई। और इस हार का तीसरा बड़ा कारण यह रहा कि लल्लू सिंह ने ही चुनावों में यह बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान को बदले, जिससे चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और कहा कि बीजेपी अगर चुनाव जीती तो संविधान बदलकर आरक्षण समाप्त कर देगी और इसी मुद्दे से पिछड़े और दलितों के वोट बीजेपी से अलग हो गए। तो लल्लू सिंह ने ही सबसे पहले वो बयान दिया था कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके और उसका नुकसान सिर्फ फैजाबाद में नहीं, पूरे देश में बीजेपी को उसका नुकसान हुआ और बीजेपी उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाई। अगर बीजेपी ने उन लल्लू सिंह के इस बयान के बाद अगर लल्लू सिंह का टिकट काट दिया होता, लल्लू सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया होता, लल्लू सिंह के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया होता, कम से कम उन्हें चुनाव में ना उतारते, तो बीजेपी को इतना नुकसान ना होता। यह बीजेपी की भूल थी। अब हम आपको आज फिर से बीजेपी के नेता लल्लू सिंह का वही संविधान बदलने वाला बयान सुनवाते हैं जिसने पूरे की पूरी बीजेपी को चुनाव में डुबो दिया। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने।
सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो देखिए, ये जो आग फैली, ये जो अफवाह फैली पूरे देश में कि बीजेपी अगर 400 सीटें जीत गई तो संविधान बदल देगी, और फिर दलितों में ये गलतफहमी फैली कि उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो यहीं से फैली थी। और बीजेपी के जो नेता हैं, इन महोदय की वजह से ही बीजेपी को देश भर में कई 100 सीटों का नुकसान हो गया। सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि 4 जून के नतीजों के बाद से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर अब सूना पड़ा है और लोग अयोध्या वासियों से इतने निराश हैं कि वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन हकीकत में यह दावा भी पूरी तरह से झूठ है, गलत है। भीषण गर्मी और खतरनाक लू के बावजूद 1 जून से 12 जून के बीच 7,36,000 श्रद्धालु देश भर से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं, और यह आंकड़ा पिछले महीने आए श्रद्धालुओं की संख्या के ही बराबर है। पिछले महीने 15 दिनों में, शुरू के जो 15 दिन थे शुरुआती पिछले महीने के, लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए थे, और इस बार शुरू के 12 दिनों में ही 7,36,000 श्रद्धालु वहां आ चुके हैं। और अब भी शनिवार और रविवार को छुट्टी वाले दिन हर रोज 1 लाख से ज्यादा और बाकी दिनों में 50,000 श्रद्धालु हर रोज राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो आप देख लीजिए, पूरे मई में 18.5 लाख लोग आए हैं राम मंदिर में पिछले महीने, और इस बार सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही जून के महीने में लगभग 7.5 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। यह भीड़ इस बात का सबूत है कि लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और वो अब भी अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी भक्ति करने के लिए पूरे मन से आ रहे हैं। और गर्मी की वजह से मई के आखिरी हफ्ते में कुछ श्रद्धालुओं की संख्या घटनी जरूर शुरू हुई थी, लेकिन इसका चुनावों से कोई संबंध नहीं है, और अब भी राम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह और शाम निकलते हैं, खूब भीड़ भाड़ है, कोई मतलब भीड़ में कमी नहीं है। पहले जैसा ही भीड़ है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास, लोगों की भावनाएं राम से कम हो गई हो, ऐसा नहीं है। जिसके राम के प्रति आस्था है और विश्वास है, भक्ति भाव है, वो आते हैं और दर्शन करते हैं। आज भी उसी प्रकार से वहाँ पर जाकर के और ऐसे जय श्री राम की नारा लगाते रहते हैं। कोई भी कमी नहीं है। दर्शनार्थी आज भी 50,000 से 1 लाख के बीच में रोजाना घटता बढ़ता रहता है। किसी दिन 1 लाख से ऊपर हो जाता है। अभी कल ही 1 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन किया। इतवार को बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, 1 लाख से ऊपर किया। सोमवार को किया। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि अयोध्या वासियों, आपकी कोई गलती नहीं है, और देश से हम ये कहना चाहते हैं कि अब अयोध्या वासियों की ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए, उनकी आलोचना बंद होनी चाहिए, और उनके खिलाफ ये जो माहौल बनाया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। अब आपको आज का सबसे चर्चित वीडियो दिखाते हैं, जो विरोधी दलों को बहुत चुभेगा, जो टीडीपी के कोटे से मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बने 36 वर्ष के राम मोहन नायडू का वीडियो है। और आज राम मोहन नायडू ने अपना कार्यभार संभालने के बाद एक सादे कागज पर, वहीं पर अपने दफ्तर में पहली बार जब वो बैठे, उन्होंने अपनी जो कुर्सी जब ग्रहण की, तो वहां बैठने के बाद एक सादे कागज पर उन्होंने 21 बार ओम श्री राम लिखा, और इस दौरान पूजा अर्चना भी की। यानी अपनी पारी की शुरुआत उन्होंने हिंदू संस्कारों के साथ की है। देखिए कैसे। सर बैठ के कर लीजिए सर। लो भाई कैमरा नीचे भाई आगे मारो सर। 9 चोरे में
अभी तो जो मेरी मम्मी ने कहा वो मैं करूँगा, इसके बाद जो मंत्रालय जो कहेंगे वो मैं करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट है उनका। तो राम मोहन नायडू बहुत युवा हैं, सिर्फ 36 वर्ष के हैं, टीडीपी के नेता हैं और इतनी कम उम्र में किसी भी युवा को अगर कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए और वो पहले दिन अपना कार्यभार संभालने के लिए आए और वो इस तरह से ओम श्री राम लिखकर अपनी इस पारी की शुरुआत करे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें भी सांप्रदायिक बताने लगेंगे, बहुत सारे लोग अब इस पर भी सवाल उठाएंगे और बहुत सारे लोग इस पर भी एक विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज राम मोहन नायडू ने बता दिया कि वो सच्चे हिंदू संस्कारों और संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति हैं और आज इस काम के लिए उनकी देश भर में बहुत तारीफ हो रही है। अब हम आपको यह बताएंगे कि विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। अचानक से विरोधी दलों को योगी आदित्यनाथ के साथ बड़ी सहानुभूति हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफिया और गुंडा कहने वाले मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल बांधकर सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न होते तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और भी बुरी तरह चुनाव हारती, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक बचा लिया और उसे कुछ सीटें जिता दी। ये उल्टी गंगा देखिए कैसे बह रही है, आप भी सुनिए। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पर आई होगी। तो देखिए अफजाल अंसारी भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, जो एक जमाने में हर रोज पानी पी पी कर उनकी आलोचना करते थे और उन्हें इसलिए भी योगी आदित्यनाथ से बड़े गिले शिकवे होंगे क्योंकि उनके भाई को योगी आदित्यनाथ के समय पर ही कानून व्यवस्था ने उनसे बड़ी सख्ती से उनके साथ निपटा और अब तो उनके भाई नहीं रहे। लेकिन आपको याद होगा सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में यह कहना शुरू किया था कि अगर नरेंद्र मोदी इस बार भी चुनाव जीत गए तो वो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। और इसी के बाद दूसरे विपक्षी दलों ने ठीक ऐसे ही बयान देने शुरू किए जिससे प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ मतभेद पैदा हो जाएं और इस नीति को फूट डालो और चुनाव जीतो की रणनीति कहते हैं। लेकिन इस बात को प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि विपक्ष उन्हें लेकर किस तरह की रणनीति अपना रहा है और अचानक से विपक्षी दलों ने योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफ करना कैसे शुरू कर दिया है और अचानक से उन्हें योगी आदित्यनाथ से इतनी सहानुभूति क्यों हो रही है। और वो एक खाई पाटना चाहते थे, वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं वो कंफ्यूज हो जाएं और उन्हें समझ ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और ऐसे समय में कई बार दुष्प्रचार करने से भी फायदा हो जाता है और विपक्ष ने बिल्कुल यही किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ये दोनों बहुत सीनियर नेता हैं और आज के नहीं हैं, इसलिए दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं और दोनों ये बात जानते हैं कि विपक्ष की ये रणनीति क्या है। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ संसद भवन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने के लिए, संसदीय दल की जिस दिन जब बैठक थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई, उनका कंधा थपथपाया, जिससे लोगों को समझ में आया कि दोनों के बीच में कैसे रिश्ते हैं। इस समय जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में ही हैं और हमें सूत्रों से ऐसा पता चला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अगले 1-2 दिनों में गोरखपुर जा सकते हैं, जहां मोहन भागवत से उनकी मुलाकात की संभावना है। इन दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है गोरखपुर में। हमारा अगला विश्लेषण उन तमाम लोगों के लिए है
जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो लगातार हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, कई लोग तो रोज भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। और ये खबर आज आप सबको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर मुंबई के मलाड से आई है, जहां एक डॉक्टर ने एक फूड डिलीवरी ऐप से अपने और अपने परिवार के लिए 3 आइसक्रीम्स ऑर्डर की, लेकिन इस दौरान इनमें से एक आइसक्रीम में किसी इंसान की कटी हुई उंगली निकली, जिसे देखकर इस आइसक्रीम को खाने वाले डॉक्टर हैरान तो रह ही गए, बहुत डर गए। इसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और फिर पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस आइसक्रीम में मिले अवशेष एक इंसान की कटी हुई उंगली ही है। पुलिस ने 3 और जानकारियां दी, जिनमें पहली और बड़ी जानकारी यह है कि यह आइसक्रीम यमो नाम के ब्रांड की है। यमो आइसक्रीम है, जिसे वाको नाम की कंपनी बनाती है और फिलहाल मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली समेत 30 से ज्यादा शहरों में यह आइसक्रीम बिक रही है। दूसरा, रैपर पर लिखी जानकारी के मुताबिक इस आइसक्रीम का उत्पादन यानी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 1 महीने पहले हुई थी और इसका मतलब यह है कि अगर यह आइसक्रीम 1 महीने पहले बनाई गई थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने पहले हुई है, तो मतलब यह है कि इस आइसक्रीम में यह कटी हुई उंगली भी लगभग 1 महीने से ही पड़ी होगी। और तीसरी जानकारी यह कि जिस फैक्ट्री में इस आइसक्रीम को बनाया गया वहां पुलिस ने कार्रवाई की है और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस कटी हुई उंगली का कोई कनेक्शन किसी व्यक्ति की हत्या से भी हो सकता है। पुलिस ने इस उंगली को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और इस मामले में आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी एक केस दर्ज कर लिया है, जबकि इस आइसक्रीम को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि जिस आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली निकली वो आइसक्रीम एक थर्ड पार्टी फैक्ट्री में बनी थी और अब कंपनी ने उस फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया को रोक दिया है और वहां बनी सभी आइसक्रीम्स की जांच अब की जा रही है। मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। एक मैंने वो पैकेट पे देखा, एक मैंने पहले का था वो, और एक मैंने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा उस 8% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। हमने कंप्लेंट दर्ज की है और वो जो पार्ट है वो हमने सीज किया है और वो सीज किया हुआ पार्ट आज हम लोग फॉरेंसिक को भेज रहे हैं। ट्रेल को लेकर के कुछ अब तक आइडेंटिफाई हुआ, पुलिस किस तरीके से उसको ट्रेल फाइंड आउट? वो तहकीकात अभी जारी है कि हमने कि वो जो आइसक्रीम है वह कहाँ से आया, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, उसके पीछे कौन है, इसकी अभी तलाश जारी है। आगे बढ़ने से पहले जरा बैठे बैठे अगर आप हमें देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई सूप पी रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, आपने बिरयानी ऑर्डर की है, कुछ भी, और उसमें से आपको एक इंसान की कटी हुई उंगली मिल जाए और वो आपके मुंह में भी आ जाए। क्या करेंगे आप? आपकी स्थिति कैसी होगी? और सोचिए अब ये भी हो चुका। खाने पीने का जो सामान ऑनलाइन आता है उसमें मरी हुई छिपकली, कीड़े मकोड़े, कांच के टुकड़े, कंकड़ या कॉकरोच और कई बार बाल मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में इस तरह से किसी इंसान की कटी हुई उंगली निकली है और पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन हम आपसे आज यही कहेंगे कि जब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ये सिस्टम आया है हमारे देश में, तब से हमारे देश में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए अगर आप भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर दिन अलग अलग फूड डिलीवरी ऐप्स पर 30 लाख से ज्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स आते हैं। 30 लाख हर रोज।
और ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। और एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पटना जैसे शहरों में ज्यादातर परिवार अब हर हफ्ते कम से कम एक बार ऑनलाइन फूड जरूर ऑर्डर करते हैं। लेकिन हमारे देश में ऑनलाइन फूड को लेकर शिकायतें भी बहुत होती हैं। एक कड़वा सच यह है कि हमारे देश में फूड सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, और इस बात को आप आज एक और खबर से भी समझ सकते हैं। दूसरी खबर है गुजरात के वडोदरा से, जहां एक रेस्टोरेंट में सूप पीते वक्त एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि इस सूप में एक मरी हुई छिपकली थी, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। और अब इस घटना का वीडियो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए। ये सब क्या है? ये अभी हम वडोदरा हाईवे पे, क्या नाम है इस होटल का? सर्वोत्तम। ये आपके इसमें सूप में मछली मिली है, वो क्या है? ये छिपकली है ये। अच्छा, ये देखिए, ये छिपकली का बच्चा सूप में मिला हुआ है, ये दिख रहा है ये। और ये यहाँ के क्या नाम है आपका? रेस्टोरेंट मैनेजर आबिद भाई। सूप में अब देखिए समस्या क्या है। हमारे देश में फूड सेफ्टी को लेकर ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी आपका कैसा भी खाना आपको दे सकता है, और ऐसे मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको बताता हूं, आज आप जब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप पटरी पर किसी रेहड़ी पर जाते हैं, वो व्यक्ति कैसे भी गंदे तेल में या किसी भी प्रकार के घटिया रॉ मटेरियल से खाना बनाकर आपको दे सकता है। कोई सुनवाई नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर भी आपको घटिया खाना मिल सकता है, जैसा कि इन साहब के साथ हुआ। कोई सुनवाई नहीं है जब तक कि आप पुलिस में ना जाएं, और उस पर भी कोई आगे चलकर कुछ होने वाला है नहीं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले पटियाला में एक 10 साल की लड़की ने अपने बर्थडे पर ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से एक केक ऑर्डर किया था। ये वो 10 साल की बच्ची है, और इस केक को खाने के बाद बच्ची की तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस केक में कुछ खराबी थी। और जिस फूड डिलीवरी ऐप से ये केक ऑर्डर किया गया, उसे ये भी नहीं पता था असल में कि ये केक कहां से आ रहा है। तो बहुत बार आपको फूड डिलीवरी ऐप्स पर नाम वेंडर का पता चल जाता है कि आपने कहां से ऑर्डर किया है, लेकिन वो जो वेंडर होते हैं वो आगे इसी ऑर्डर को थर्ड पार्टी को दे देते हैं। जैसा इस आइसक्रीम के मामले में भी देखिए, जब आइसक्रीम वाला फंसा तो उसने क्या कहा कि हमने तो किसी थर्ड पार्टी को ये आइसक्रीम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और उसकी फैक्ट्री में ऐसा हुआ होगा। और ऑनलाइन जो एप्स हैं ये भी बहुत बार यही करते हैं। और आपने एक तस्वीर देखी, एक रेस्टोरेंट का नाम आ रहा है, उसमें अच्छी तस्वीर लगी हुई है खाने की, और आपने वहां से ऑर्डर कर दिया। आपको यह पता भी नहीं होगा कि ऐसा रेस्टोरेंट कहीं है भी या नहीं, या वो रेस्टोरेंट भी फर्जी नाम से चल रहा है, या फिर जब आपका ऑर्डर आया तो हो सकता है वो रेस्टोरेंट उस ऑर्डर को किसी और थर्ड पार्टी को देता हो और वहां से आपके घर में खाना आ रहा हो। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। फूड सेफ्टी नाम की हमारे देश में कोई चीज है ही नहीं। लोग हर रोज सैकड़ों हजारों लोग बाहर खाना खाने के बाद बीमार होते हैं, अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि इस तरह का जो घटिया क्वालिटी का खाना लोग बेचते हैं उन पर कभी कोई कार्रवाई हो सके। और ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है ये असल में रेगुलेटेड है ही नहीं। खास तौर पर आप बाजारों में, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर जो खाना खाते हैं, उस खाने में कौन सा सामान डाला गया है, कौन सा तेल डाला गया है, कौन सा आलू डाला गया है, उस समोसे को जो आप खा रहे हैं उसमें कैसा तेल है, कैसा आलू है, कैसा मसाला है, आपको कुछ नहीं पता। और यहीं से लोग पैसा कमाने के लिए आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत में फूड सेफ्टी के लिए फूड रेगुलेटर एजेंसी है जो इसको रेगुलेट करती है, और FSSAI जैसी संस्थाएं हैं, उपभोक्ता मंत्रालय है, उपभोक्ता अदालतें हैं, और पुलिस के पास भी अधिकार है कि वो खाने पीने के मामले में लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए कड़े कदम उठा सकती है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में फूड सेफ्टी के मामले में भारत की रैंक सबसे खराब है। और सच्चाई यह है कि हमारे देश में आपको कोई भी कुछ भी खिलाकर बड़े आराम से बच सकता है, आपको घटिया खाना खिला सकता है खुद पैसा कमाने के लिए।
इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। 2-3 चीजें हैं आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप उसके खिलाफ कैसे शिकायत कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप फूड रेगुलेटरी पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1800-1121-00 पर कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा FSSAI को ऑनलाइन शिकायत भेज सकते हैं। आप पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आप चाहें तो भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। और भारत सरकार ने ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए अब एक अलग से एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फूड सेफ्टी कनेक्ट। इस ऐप पर अगर आप शिकायत करते हैं तो पुलिस से लेकर सारी संस्थाओं के लिए उस मामले में कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। तो आप इस ऐप के बारे में भी सोचिए, लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे इससे आप बच कैसे सकते हैं। पहली बात तो यह है जो शायद आप कर ना सकें, ऑनलाइन फूड जो है वो कम से कम ऑर्डर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में बना खाना खाएं। अगर खाना आपके घर में बना होता है, आपकी अपने रसोई में बना होता है, तो आपको पता होता है कि किस तरह का सामान उसमें इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह की सफाई बरती जा रही है, किस तरह का घी तेल इस्तेमाल हो रहा है। यानी आपका पूरा कंट्रोल रहता है और आप अपने घर में कोई भी जो भी आपको खाना खाना है वो शुद्ध खाना बना के खा सकते हैं या बनवा कर खा सकते हैं। लेकिन जो लोग खाना बनाना नहीं जानते, जिनकी कोई ना कोई मजबूरी है, उन लोगों को यह करना चाहिए कि सिर्फ जो अच्छे आउटलेट्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो भरोसेमंद कंपनियां हैं, वहीं से खाना ऑर्डर कीजिए। और जब आपका ऑनलाइन ऑर्डर आपके पास आता है तो उस खाने को खाने से पहले बहुत ध्यान से आपको चेक करना चाहिए कि उस खाने में क्या है, और चेक करने के बाद ही आपको वो खाना खाना चाहिए। और आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो चुके हैं और कल हम आपको इस G7 समिट के बारे में विस्तार से सारी बातें बताएंगे कि वैश्विक राजनीति कैसे काम कर रही है। तो आज की जो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिनमें आपको भारत के नमस्ते की ताकत नजर आएगी। इस बार इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नमस्ते करके G7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों और मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के इटली पहुंचने से पहले भारत का नमस्ते इटली के G7 समिट में पहुंच गया है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो होस्ट हैं इस G7 समिट की, और जब मेहमान आ रहे हैं तो वो अपने मेहमानों का स्वागत इस बार नमस्ते करके कर रही हैं। आप भी देखिए। तो ये नमस्ते की ताकत है। और जॉर्जिया मेलोनी जो है, आप देखिएगा, कल भी हो सकता है आपको ये सब बातें देखने को मिले, लेकिन आज जब वो अपने मेहमानों का स्वागत कर रही थी तो देखिए कुछ इस तरीके से नमस्ते करके उन्होंने स्वागत किया है। मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने नमस्ते किया और अपने मेहमानों का कुछ इस प्रकार से आज उन्होंने स्वागत किया है। और पिछले 2 दिनों से लगातार हम आपको बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करते भारत के गांवों की कहानी दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि जब आप इन कहानियों को देखते हैं तो शायद अपना चैनल बदल लेते होंगे। इन कहानियों की कोई व्यूअरशिप नहीं आती, कोई टीआरपी नहीं आती, लेकिन फिर भी ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है। और इसके बावजूद आज हम आपको महाराष्ट्र के जालना से एक और रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, जहां पानी के संकट ने बहुत सारे परिवारों को मुश्किल में डाल दिया है। और फिर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपके घर में नल है और उस नल में पानी आता है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए।
अंकुश साहब, कितने का नुकसान हुआ रहेगा आपको? कम से कम 8.5 लाख का। इतना सारा? हाँ, अभी बावड़ी पाने के पैसे गए। हाँ। बावड़ी खोदी, बावड़ी खोदने के वास्ते पैसे गए, उसके भी पेड़ काटे। बराबर। ये साल में पानी था, अपन हर साल वो 35 झाड़े काटे हमने, तो उसका कम से कम 30-40 हजार रुपए साल आता था। बराबर। वो भी चले गए। अब वो 15 साल लगाएंगे, 15 साल का बाद तो लगा नहीं सकते हम। अब ये इतनी परेशानी हो गई तो लगा भी नहीं सकते। कपास लगाएंगे, तूर लगाएंगे। कपास और तूर। हाँ, उसमें थोड़ा पानी कम लगता है। पानी कम लगता है, टाइम कम रहता है उसका। हाँ, करके पानी कम लगता है उसको, तो वही चाहिए। लेकिन अनिल, मौसम्बी के लिए जाना जाता है जालना, सबसे ज्यादा फेमस है, मौसम्बी का सबसे बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट होता है। अब अगर मौसम्बी नहीं आप उगाएंगे, उसको ही काटना पड़ेगा, तो कैसे होगा? नहीं, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, किसान तो कुछ नहीं कर सकते, सरकार को देखना चाहिए। इस वक्त हम वाडेकर परिवार के खेत में मौजूद है और सूखे के वजह से इसका कितना बुरा हाल हुआ है वो आप पहले समझने की कोशिश करिए। ये आप जो तालाब यहाँ पर देख रहे हैं, ये छोटा सा तालाब वाडेकर परिवार ने बनाया है। इसकी कैपेसिटी 16 लाख लीटर की पानी की कैपेसिटी है, लेकिन सूखे के वजह से पहले तो ये पूरा का पूरा तालाब है ये सूख गया। इसके बाद जो वाडेकर परिवार है, उनके खेत में ही 3 बड़े बड़े कुएं हैं, वो कुएं पूरी तरीके से सूख गए। अब जो मौसम्बी की खेती है, साथ ही जो नींबू की खेती है, उसको पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता थी, तो उन्होंने काफी ज्यादा खर्चा करके टैंकर को मंगवाए, लेकिन वो भी पानी पर्याप्त नहीं हुआ, जिसके चलते मौसम्बी की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इस वक्त हम जामवाड़ी गांव के एक और खेत में मौजूद है, जहां पर मौसम्बी को उगाया जाता है और पानी की किल्लत के वजह से आप यहां पर तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से पूरे के पूरे जो मौसम्बी के पेड़ है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, मुरझा गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी आप तस्वीरें देखिए कि छोटे छोटे ये जो मौसम्बी के फल है जो उग रहे थे यहाँ पर, लेकिन पानी नहीं मिला इन पेड़ों को, तो पूरी तरीके से ये जो पेड़ है वो बर्बाद हो चुके। जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर आप देखिए कि मौसम्बी के पेड़ है जो पूरी तरीके से पानी ना मिलने की वजह से बर्बाद हो चुके। इसको लगाने में कितना समय लगा आपको, और इस बार पानी की किल्लत की वजह से कितना नुकसान हो गया? अब इसको लगाने से 6 साल पूरे हो गए। अभी 6 साल के बाद इसको माल आता है मौसम्बी का। तो हमारे जो गरीब किसान हैं वो भी इस भीषण गर्मी से और सूखे से कितने परेशान हैं, ये भी आपने देख लिया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और रिश्तों की पाठशाला में अगर अच्छे नंबरों से पास होना है तो गणित में कमजोर होना बहुत जरूरी है। नमस्कार।